नमस्कार दोस्तों, आइए दोस्तों आज हम आधुनिक काल से संबंधित 100 प्रश्नों की सीरीज को करते हैं। सीरीज को आप आरंभ से अंत तक देखें। बीच बीच में मैं आपको जो चीज़ ऐसी लगेगी जो समझ सीधे नहीं आ रही उसको एक्सप्लेन भी करूंगी। और अगर आपको लगता है कि हमें पूरी डिटेल चाहिए तो मैं इनका पाठ भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो पूरी सीरीज को देखिए। 100 प्रश्न है, 100 में से अगर हमारे 2 प्रश्न भी आ जाते हैं तो हमारी आध घंटे की हुई मेहनत हमारे काम आएगी। तो इसको ध्यान से देखें शुरू से अंत तक। और आइए चलते हैं हम 100 प्रश्नों की सीरीज पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इसमें से कौन सा नाम दिया गया है। हमारे नाम ऊपर दिए गए वर्तमान, गद्य काल, सामयिक काल और आधुनिक काल। तो क्या नहीं है इसमें आपका प्रश्न क्या आएगा उत्तर। इसमें जो है हमारा ये नहीं दिया किसी ने, शिव है। दूसरा, इसमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। अधिकतर विद्वानों ने आधुनिक काल का जो समय है वो क्या माना है। आपको ध्यान होगा संवत 1900 के आसपास मानना है। तो दिए गए में अगर सन में, ईस्वी में हमें कन्वर्ट करना है। कुछ सारे विद्वानों ने ईस्वी में माना, तो हमारा जो है ना 1843 के आसपास जो है ना 43-44 के आसपास आधुनिक काल का समय है। उसके बाद अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, 200 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन थे। ये 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता का जिक्र आपको मैंने किया था काल विभाजन में। गलतीवश शायद मैंने वहाँ नाभादास कह दिया था, मुझे बाद में ध्यान आया। नाभादा ने गोकुलनाथ जी थे इनके दोनों के। तो इनकी जो है ना 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता जो है वो हमारी किसकी है, गोकुलनाथ जी की है। उसके बाद अगला पांचवा प्रश्न हमारा, श्रृंगार रस मंडन के रचयिता कौन है। रचनाएं तो आपको याद करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक लगाइए, किसी एक दूसरे से मिलाइए। जैसे हम पांचवें प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर इसके जो है श्रृंगार रस मंडन के रचयिता है विठलनाथ। ये जो हमारे अष्टयाम के जो कवि थे, ये भक्तिकालीन कवि थे, उनमें थे ये सूरदास के जो है समय के थे विठलनाथ जी। उसके बाद है अगला हमारा, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई है। गद्य की लिखी हुई कौन सी है, भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुड़ा, दोहा, भारत भारती। ऊपर वाली तीनों जो रचनाएं हैं वह है तो ब्रज भाषा की। अब यहाँ पर बात हो रही है कि गद्य में, ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई कौन सी है। तो हमारा इसका अष्टयाम जो है गद्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ये गद्य की रचना सारी ये भक्तिकालीन है, आधुनिक रचनाएं हैं कुछ। उसके बाद सातवां है हमारा, अष्टयाम का रचना काल क्या था, यानी कि अष्टयाम की रचना कब हुई थी। अब यहाँ पर इसके अष्टयाम की रचना जो है हमारी 1603 में हुई थी। किसी के साथ जोड़ लीजिए, आपको 1603 किसी का सन किसी तरह जोड़िए, 6, 3, 9 और 1, 10 ऐसे करके जोड़ लिए। अच्छा, 7, 7 + 3 10, 10 को जोड़ दीजिए अष्टयाम से तो हो जाएगा। आपका ध्यान रहेगा कि भाई 8 अष्टयाम के साथ 10 जुड़ा हुआ था। वैसे तो सारे सन याद रखना संभव नहीं है। उसके बाद अगला है हमारा आठवां प्रश्न, चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है। ये तो हमने पहले भी की थी। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है, गंग कवि है। ये काल विभाजन में हमने किया है। अगला प्रश्न भी हमारा काल विभाजन में आया था, भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है। देखिए पूरा प्रश्न निकाल लेते हैं हम। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है, ये भी काल विभाजन में इसका जिक्र किया था। आपको ध्यान हो तो किसकी रचना है, ये हमारे राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। उसके बाद 10वां प्रश्न हमारा, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की थी, यानी कि हिंदी में प्रेम सागर किसने लिखा था। पहले संस्कृत में लिखा हुआ था, वह हिंदी लेखन किसने किया था। 10वां प्रश्न हमारा उत्तर आपका, प्रेम सागर किसकी रचना है, लल्लू लाल की है हमारी। उसके बाद अगला आएगा हमारा 11वां प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या था। मतलब पहले तो रचनाकार पूछा गया था, अब समय यानी कि कब लिखा गया था ये। तो 18वीं, जब हम आधुनिक काल की बात कर रहे हैं तो अधिकतर चीज़ें आपको 18वीं सदी की मिलेगी। तो ये 18वीं सदी में लिखा गया था। आपको ध्यान हो तो ये 18वीं सदी में उस समय लिखा गया था जब शुरुआत में जो है साहित्य लेखन की परंपरा हुई थी। उदयभान चरित्र किसकी रचना का दूसरा नाम है, ये मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो। उदयभान चरित्र जो है वो किसकी रचना का नाम है। यहाँ पर किसका नाम पूछा गया है, किस दूसरा नाम है, किसका दूसरा नाम है, ध्यान हो तो आपको, रानीकेत की कहानी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन थे, यानी कि नासिकेतोपाख्यान किसने लिखा था। आपको ध्यान हो तो हमारी ये रचना सदल मिश्र की है। ये भी हमने काल विभाजन में हिंदी पत्र पत्रिकाओं का योगदान था उस पोर्शन में की थी। आधुनिक जो न काल से संबंधित है ये रचना, ये प्रश्न। उसके बाद है, इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी थी। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर काफ़ी प्रचलित हुआ था उनका, ये भी मैंने आपको डिटेल करवाई थी, इसकी याद हो तो। इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन सा काम नहीं करता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना इसका। कौन सा काम नहीं करता था, आपको याद होगा जॉन गिलक्रिस्ट क्राइस्ट जो थे
संस्थापक थे और उर्दू के अध्यापक थे। लल्लू लाल जी जो थे हमारे, वो भी वहाँ कार्यरत थे, वो भी अध्यापक थे। और फिर हमारी बात आती है सदल मिश्र की। सदल मिश्र जी भी वहाँ पे थे। इंशाअल्लाह खां जो थे वो वहाँ काम नहीं करते थे, इनका दिल्ली से संबंध था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज वैसे ही आते जाते थे, जानकी क्राइस्ट से इनका अच्छा मेल जोल था, लेकिन वहाँ कार्यरत नहीं थे, ये ध्यान देना। तो इसका जो है ना डी वाला पार्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो है हमारा 16 इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है, यानी कि 3 रचनाएं लल्लू लाल की, चौथी उनकी नहीं है। 16वां प्रश्न है हमारा। अब यहाँ पर सिंहालबती सी, पैताल पचीसी, शकुंतला नाटक लल्लू लाल ने मंडोवर का वर्णन जो है इन्होंने नहीं किया, तो इनकी जो है ये डी इनकी रचना नहीं है, ये उत्तर आएगा इसका। उसके बाद है हमारा लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे, यानी कि कहाँ के रहने वाले थे। अब आगरा के, कलकत्ता के, बनारस के, दिल्ली के, कहाँ के रहने वाले थे आपको याद हो तो आगरा के रहने वाले थे वो। ये शायद मैंने वहाँ पर पत्र पत्रिकाओं में जिक्र किया था इसका। उसके बाद है 18वां लाल चंद्रिका किसने लिखी थी। 18वां हमारा किससे संबंधित थी लाल चंद्रिका, जो हमारे रीतिकालीन कवि थे बिहारी जी, उन्होंने बिहारी सतसई लिखी थी। ये लाल चंद्रिका जो है ना बिहारी सतसई की टीका थी। उसके बाद हमारा 19वां प्रश्न आता, लाल चंद्रिका के रचयिता कौन थे, किसने लिखी थी लाल चंद्रिका। ऊपर अगर आपने थोड़ा सा देख लिया होगा, इशारा समझ लिया होगा, तो किसकी थी ये हमारी लाल चंद्रिका लल्लू लाल जी की थी। उसके बाद मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे। ये मैंने शुरुआत में जब सुख सागर करवाया था तब भी आपको शायद ये बताई थी कि कहाँ के निवासी थे, वो दिल्ली के रहने वाले थे। उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी, शायद मैंने इस प्रकार की कुछ बात की थी आपके साथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किस स्थान दिया है, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में से किसको मानते हैं, किसको कहते हैं कि इन्होंने हिंदी का गद्य, या वैसे हमारा उत्तर तो इसमें आ गया 4 ऑप्शन, इसके 2 ऑप्शन कट गए हैं, उत्तर आ गया। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये मैंने पढ़ाया भी था आपको। सदा सुखलाल नियत को जो नियाज, उनको उन्होंने इसका जो प्रवर्तक माना था। सुख सागर पहला ग्रंथ माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बी 2 ऑप्शन कोई भी हो सकते हैं, लल्लू लाल हो सकता है यहाँ पे, जो है ना जो किसी का भी नाम हो सकता है यहाँ पे जो उस समय के लेखक थे। उसके बाद अगला हमारा आ गया 22वां प्रश्न, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है, यानी गद्य की शुरुआत कब से हुई हिंदी गद्य की। अब वैसे मोटी मोटी बात करें हम तो हिंदी गद्य की शुरुआत जो है वो 1800 ईस्वी में हो गई थी, लेकिन 1850 में जो है हमारा यहाँ पर 22वां प्रश्न, 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, उन्होंने इसको परिनिष्ठ रूप दिया। लेकिन शुरुआत की अगर बात आती है तो उसकी शुरुआत जो है वो 1800 ईस्वी में, जब हमारा वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उसके साथ ही हो गई थी। उसके बाद 23वां प्रश्न है हमारा, सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे। हिंदी के विरोधी थे और वो उर्दू के पक्षधर थे, उर्दू फारसी के। उसके बाद है सर अहमद खां को भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया, यानी कि सर सैयद अहमद खां भाषा नीति का विरोध, कौन सा ऐसा लेखक था जिसने बहुत ही स्ट्रोंग तरीके से, पुरजोर का मतलब है सशक्त रूप से, उन्होंने उनकी इस बात का वर्णन किया था, भाषा नीति का विरोध किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है हिंदी के बहुत बड़े पक्षधर थे और उन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया था। उसके बाद अगला 25वां प्रश्न आता है, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन से थे। आपको याद हो मैंने पढ़ाया भी था ये, अगर थोड़ा ध्यान दिया हो तो। गारसादा तासी जिन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था वो उर्दू के समर्थक थे, हिंदी के समर्थक नहीं थे। वो फ्रांस से भी बैठे बैठे लेटर लिखा था यहाँ पे उन्होंने कि वहाँ की भाषा जो है वो हिंदी नहीं उर्दू होनी चाहिए। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन थे यहाँ पे। राजा भोज का सपना जो है ना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। राजा फिर राजा जोड़ लेना और फिर ऐसे आगे एक दो और जोड़ना इसके साथ तो याद रहेगा। इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन थे। 27वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर है हमारा यही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी इतिहास तिमिरनाशक। राजा जो है वो प्रजा में अंधकार का नाश करता है और यहाँ तिमिरनाशक मतलब अंधकार नाशक करने वाला, तो राजा शिव प्रसाद, इस प्रकार याद रहेगा आपको। उसके बाद 28वां प्रश्न है हमारा, मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए, यानी कि किसने लिखी है पुस्तक मानव धर्मसार। तो इसका उत्तर जो है हमारा आएगा 28वें प्रश्न का उत्तर क्या है हमारा,
राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, मानव धर्मसार जो है यहाँ पे हमारा 28वें का उत्तर है बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने लिखी थी। उसके बाद प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था, ये मैंने आपको शुरुआत में जब पत्र पत्रिकाओं की बात हुई थी तब ये पढ़ाया था, अगर ध्यान हो तो आपको। राजा लक्ष्मण सिंह जो संस्कृत के पक्षधर थे, उनके संस्कृत अखबार था उनके पत्र का नाम भी। उसके बाद हमारा 30वां प्रश्न आता हमारे मत से में हिंदी और उर्दू दो बोली नारी नारी है, यह कथन किसका है। इस प्रकार के कथन वाले जो प्रश्न होते हैं बहुत ही मुश्किल होते हैं और याद रखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो हमारे मत से हिंदी और उर्दू दो बोली नारी नारी है, यह कथन राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था। उसके बाद हमारा 31वां प्रश्न है, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक कौन थे। अब यहाँ पर ये भी हमने जब हिंदी पत्र पत्रिकाओं की बात की थी तो इस प्रश्न को भी किया था हमने, कौन से ऐसे विद्वान थे जो है ना हिंदी में उनका विशेष योगदान रहा। तो सरदार राम फुलेरी तो थे ही थे, लेकिन यहाँ पर है उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक कौन थे। 31वां प्रश्न हमारा एक आता है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 31वें का, नवीन चंद्र राय थे जो उर्दू का विरोध करते थे। 32वां हमारा, फ्रेडरिक पिनकार्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे। फ्रेडरिक पिनकार्ट ने आपको याद हो तो उन्होंने प्रशंसा पत्र भी भेजा था, किसके लिए भेजा था, ध्यान हो तो लल्लू लाल जी के लिए भेजा था उन्होंने प्रशंसा पत्र, तो वो जो है हिंदी के समर्थक थे फ्रेडरिक पिनकार्ट। उसके बाद अब भारत में अंग्रेजी का शिक्षा प्रचार प्रसार का सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ था, यानी कि भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का प्रचार प्रसार कौन से प्रांत में हुआ, सबसे पहले इसका शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसकी शुरुआत हमारी हुई थी बंगाल में। ये सी हमारा पोर्शन कट गया है, यहाँ पे कर लेना, अब यहाँ पे बंगाल आएगा, बंगाल सी पोर्शन कट गया है, यही उत्तर है इसका। उसके बाद है अगला हमारा 34वां प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, जो दिया गया है मैंने उन्हीं में से नाम ढूंढने हैं। संस्थापकों में नाम तो कई लोगों के थे, लेकिन यहाँ पर हमारे जितने नाम दिए हैं उनमें केशव चंद्र का आएगा यहाँ पे नाम। उसके बाद है हमारा अगला, ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापकों की अगर बात करें, ये प्रश्न भी मैंने आपको पढ़ाया है, राजा राम मोहन राय थे। 1928 में इन्होंने 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, आपको ध्यान हो तो ये भी हमने पढ़ा था पहले, 36वें का सी 1867 में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि किसने स्थापना की थी, कौन थे। स्वामी दयानंद, विरजानंद, ये दोनों आर्य समाज जी है। विरजानंद जी दयानंद के गुरु थे, लेकिन आर्य समाज की स्थापना जो है वो भी यानी कि स्वामी दयानंद ने की थी। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। इन सूचियों में एक फायदा होता है, एक ही सूची में आपके 4 प्रश्न कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पर यदि हम सूची को सम्मिलित करने की बात करें तो दयानंद सरस्वती अभी भी पढ़ा हमने, कौन सा है, सी आएगा आर्य समाज। राजा राम मोहन राय पढ़ा हमने, ब्रह्म समाज आ जाएगा। उसके बाद विवेकानंद जो थे इन्होंने क्या किया, रामकृष्ण मिशन इनके गुरु थे तो इसकी स्थापना की। और केशव चंद्र सेन जो है प्रार्थना समाज, इस प्रकार आ जाएगा। तो हमारा 4 का ए, यानी कि यहाँ पर 4 का ए है, और 3 का जो है हमारा केशव चंद्र का क्या है, दूसरे दयानंद सरस्वती का सी, यानी कि दूसरे का सी, पहला आंसर जो है इसका कोड ठीक रहेगा आपका। उसके बाद अगला देखिए, 4 प्रश्न हो जाते हैं एक प्रश्न में आपके यहाँ पे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, कार्य को आगे किसने बढ़ाया, प्रश्न ये है हमारा। तो यहाँ पर हमारा इसमें नाम आता श्रीमती एनी बेसेंट थी, जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी हमारा, बनारस हिंदू वाला भी किसको जाता है, किसने बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, मदन मोहन मालवीय। 40वां प्रश्न हमारा, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो कंपति त्रिपाठी एनी बेसेंट के सहयोग से बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 40 का सी आएगा हमारा। उसके बाद 41वां प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर जो ना आंख मीच के हम इस बात का स्वीकार कर सकते हैं, आधुनिक काल के जनक कौन थे ये हमारा बी आएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, इसके रचयिता कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, आपको ध्यान हो तो मुंबई में हुई थी, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदी के प्रचार प्रसार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा, इनमें से प्रस्तुत संस्थाओं में वैसे तो सबका ही रहा, लेकिन यहाँ पूछा कि सर्वाधिक किसका रहा। सर्वाधिक की बात करें तो आर्य समाज का, क्योंकि वो जगह जगह जाकर प्रवचन देते थे और
हिंदी में देते थे और लोगों को हिंदी पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित करते। भारतीय हिंदू युग की समय सीमा क्या है, 45वां प्रश्न हमारा है यहाँ पे। अब यहाँ पर समय सीमा अगर ले तो भारतीय हिंदू जो थे 1850 में उनका जन्म हुआ था और वो 7-8 साल की उम्र में लिखने लग गए थे। तो इस प्रकार से तो 1885 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 35 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। लेकिन उनका युग जो था, उनके जो साथ चलने वाले थे, उन्होंने 1900 तक की इसके समय सीमा निर्धारित की, 1857 से 1900 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हमारा भारतीय हिंदू वाला। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी हमारा, सरस्वती पत्रिका कार्य कब संभाला था उन्होंने। वैसे सरस्वती पत्रिका छपनी तो 1900 में शुरू हो गई थी, लेकिन महावीर प्रसाद पहले रेलवे में नौकरी करते थे। अब 1903 में इन्होंने इसका पत्रिका का कार्यभार संभाला था। भारतीय हिंदू का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था, अभी अभी मैंने आपको बात की, कितने वर्ष का था। 47वां प्रश्न हमारा, 35 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने काव्य लेखन शुरू कर दिया था। पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, बाद में गद्य में लिखने लगे थे। इसमें से पंडिताऊपन किसकी भाषा में शुक्ल जी ने माना है। पंडिताऊपन ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, जिक्र किया, अगर आपने याद किया तो उनकी भाषा में पंडिताईपन झलकता था। किसकी बात की थी यहाँ पे ध्यान हो तो आपको, यहाँ पर हमारा नाम आता है सदा सुखलाल जी का। उसके बाद है हमारा 48वां का बाद 49वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक जो है। नए नए विषयों को हिंदी गद्य का आधार बनाना और नए नए विषयों को हिंदी में स्थान देना, यानी कि एकांकी की शुरुआत, निबंध की शुरुआत, कहानी की शुरुआत। हम कोई भी गद्य की शुरुआत मानते हैं तो हमारे पास एक ही नाम आता है और वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद है हमारा, चूरन साहब लोग जो खाता है सारा देश हजम कर जाता है। यह पंक्ति किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, बहुत चर्चित हुई थी ये पंक्ति कि चूरन साहब लोग जो खाता और सारा देश हजम कर जाता। ये एक व्यंग्यात्मक लेख था। उसके बाद इसका 50वां जो है हमारा, इसका सी उत्तर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी ये पंक्ति। उसके बाद है, इनमें से भारतेंदु मंडल के लेखक कौन थे। मंडल की एक ट्रिक बताऊंगी मैं आपको, जब पाठ पढ़ाऊंगी तब मंडल कैसे याद करोगे आप। फिलहाल इस प्रश्न की बात करिए कि भारतेंदु मंडल में 10 लोग थे और 10 लोगों में से उनमें से लेखक भारतेंदु मंडल के कौन है इनमें से। अब 4 दिए हुए तो 1 मिलेगा उनके मंडल का। 51वें का देखिए हमारा क्या है, 51वां प्रश्न, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद भारतेंदु मंडल के हैं। उसके बाद जो है ना हमारा आगे आएगा, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है, यानी कि 3 उनके हैं और 1 उनके मंडल का नहीं है। 10 लोगों का एक मंडल था भारतेंदु के समय का। तो यहाँ पर हमारा गुलाब राय जो है डी, ये उनके मंडल के नहीं है, इनका नाम यहाँ नहीं आएगा। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था। पहले जो हमारे लेखक थे ना वो सारे अभिनय करते थे। जो भारतेंदु मंडल के अधिकतर लोग थे अपने नाटकों में, एक जानकी मंगल नाटक काफी खेला गया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने अभिनय किया था। तो यहाँ पर भी उसी की बात हो रही है। प्रताप नारायण मिश्र इसमें जो है औरत बने थे और उसके लिए उनको मूछ कटानी पड़ी थी, और बड़ा अच्छा प्रसंग है, जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी आपको। इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिता, हाँ ये आ गया यहाँ पे देखो, अपने पिता से मूछ मुंडवा लेने की आज्ञा प्रताप नारायण मिश्र ने ली थी, क्योंकि उनको एक महिला का रोल करना था और पहले मूछ मुंडवाना जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो इसका जिक्र यहाँ कई बार हुआ है। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी हमारा। नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है, कई बार आती है हमारे पेपरों में ये। तो ये हमारी जो है किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की है नूतन ब्रह्मचारी। उसके बाद हमारा 56वां प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है। वो किसको पहला, सारे उपन्यास है, उन्होंने परीक्षा को जो है हिंदी का पहला उपन्यास मानना है। उसके बाद 57वां प्रश्न है, हिंदी प्रबंध के संपादक का नाम बताइए। हिंदी प्रबंध जो है रचना है उसके पत्रिका थी सॉरी, उसके संपादक का नाम हमें बताना है। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जो थे उनकी थी ये पत्रिका, इन्होंने संपादन किया। वैसे तो इन्होंने प्रदीप पत्रिका निकाली थी, लेकिन हिंदी प्रबंधन का भी संपादन किया था। उसके बाद हमारा 58वां प्रश्न, निम्न सूचियों को सम्मिलित कीजिए। फिर सम्मिलन वाला आ गया, तो इसमें जो है हमारे 4 प्रश्न हो जाएंगे। करके देखिए इसको। हिंदी प्रतीप अभी अभी मैंने जिक्र किया बालकृष्ण भट्ट की थी। ब्राह्मण जो था वो कवि वचन सुधा के किसने किया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और इसका ब्राह्मण का जो है वो प्रताप नारायण मिश्र ने किया, और भारत मित्र का जो है वो रुद्रदत्त ने किया। तो हमारा इसका डी का ए है ना, 4 का ए है, 4 ए किसमें है एक बार आप देख लीजिए पूरे पोर्शन को। देखिए सबसे नीचे वाले में आ रहा है। उसके बाद 2 ब्राह्मण जो है उनके है सी, तो 2 का जो है वो
हिंदी प्रदीप, पहले का हिंदी प्रदीप जो है सी है, पहले का हमें सी देखना है, सी इसमें भी है इसमें भी है, इस प्रकार ढूंढने हमें। दूसरा ब्राह्मण, ब्राह्मण का प्रताप नारायण भट्ट यानी कि दूसरे का डी ऊपर वाले में है, तो हमारा जो है वो कोड ए हो जाता है इसका उत्तर। उसके बाद देखिए कौन सा प्रश्न था, ये हमारा 58वां प्रश्न था। उसके बाद हमारा 59वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ब्राह्मण कानपुर से, भारत मित्र दिल्ली से और सदाचार मार्तंड जयपुर से निकलता था। एक कथन गलत है, कौन सा असत्य है, तो 3 सही है और 1 गलत है। गलत की बात करें तो भारत मित्र जो है वो दिल्ली से प्रकाशित नहीं होता था, ये जो है कलकत्ता से प्रकाशित होता था। उसके बाद 60वां, भारतेंदु जी के संपादक काल में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी, कौन सी पत्रिका। ए पोर्शन हमारा किसी कारण से यहाँ मिस हो गया है, तो बी हरीशचंद्र चंद्रिका, सुधा मित्र विलास, ये कोई नहीं है। और ये जो भी पत्रिका रही होगी हमें तो उनका उत्तर से मतलब है, 60वें का उत्तर जो है वो सी है हमारा, हरीशचंद्र चंद्रिका या हरीशचंद्र पत्रिका। उसके बाद है, इसमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, यानी कि 3 भारतेंदु जी ने बहुत गद्य लिखा है, नाटक लिखे, एकांकी लिखे, निबंध लिखे, तो यहाँ पर जो ना कौन सा एक नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, बाकी उनके नील देवी उन्हीं की है, भारतेंदु जी की। विशाख उनका नहीं है, देवनागरी ब्रह्मजोगिनी बाकी सारी उनकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विशाख आएगा यहाँ पे। उसके बाद 22वां प्रश्न है, इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। इसमें थोड़ा समय लग जाता है सम्मिलन वाली में, लेकिन एक के साथ 4 प्रश्न जो है हमारे हल होते हैं। तो इसको यदि हम करें किस किस का कौन सा रचना है यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इनमें से क्या लिखा, वैदिकी हिंसा न भवती जयशंकर प्रसाद का क्या है यहाँ पे, अजातशत्रु मोहन राकेश का और लक्ष्मी नारायण मिश्र का। ये सारे हमें मिला के देखने हैं किस किस की कौन सी रचना है, एक दूसरे के साथ जोड़िए मिलाइए तभी हमें पता चलेगा। इसका उत्तर जो है हमारा क्या रहेगा, पहले का हमारा है सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की वैदिकी हिंसा न भवती, ये इसका पहले का सी आएगा। उसके बाद जो है हमारा 62वां प्रश्न हमारा, उसके बाद दूसरे का जो है वो क्या आएगा, ए, दूसरा जयशंकर प्रसाद अजातशत्रु है इनकी रचना। और तीसरे का मोहन राकेश का जो है वो आएगा हमारा बी, मोहन राकेश का लहरों के राजहंस है, थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पे। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र का कल्पतरु हो गया, तो इस प्रकार इसका हमारा कोड कौन सा ठीक हुआ, सी। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 63वां, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के मन तन धन मूसई, यह पंक्ति किस कवि की है। यह एक रचना है, भीतर भीतर सब रस चूसे, अंदर ही अंदर तो सब आनंद लेते हैं, हंस हंस के तन मन की पूछ लेते हैं। ऐसे लोगों को है, जैसे हमारी हरियाणवी में कहावत है कि हंस के तो पूछ ले, रो के पूछ ले और हंस के उड़ा दे, वो वाली सी कहावत यहाँ पर हमारे किस लेखक ने लिखी थी। 63वां प्रश्न है हमारा, इसके जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है उनकी है पंक्तियाँ। उसके बाद भारतेंदु युग के कवियों में से हरगंगा कविता किसने लिखी। 64वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर रहेगा ये भी किसने लिखी, भारतेंदु जी ने लिखी। विस्मस्य विस्मोदस्य विश्वोधम नाटक के रचयिता कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक रहा है ये भी हमारा, तो किसका था, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था। 66वां, आप इस पे तो एक निबंध भी लिखते हैं, निज भाषा उनती है सब उनती को मूल, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की देन है। उसके बाद 67वां प्रश्न है हमारा, हमारो उधम उन्नति है सब उन्नति को मूल, इस पे भी एक निबंध लिखा जाता है। इसके कवि का नाम क्या है, राधा चरण चौधरी जो है उन्होंने ये, राधा चरण गोस्वामी सॉरी, उन्होंने ये दी, ये भी भारतेंदु युगीन थे। उसके बाद है भारत भारती, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना आधुनिक काल की, भारत भारती किसकी रचना है, बहुत बार आती पेपर में, अगर पिछले पेपर उठाओगे तो आप, तो किसकी रचना है भारत भारती, कौन सा हमारा 68वां प्रश्न है, भारत भारती के रचयिता है हमारे यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि के नाम से। नवभक्तमाल के रचयिता कौन है, 69 का हमारा राधा चरण गोस्वामी है इसके नवभक्तमाल के रचयिता। उसके बाद 70वां हमारा प्रश्न है, जो विषया संतंत जी तही मूढ़न लपटा, जो न डारत वमन करी सवान स्वाद सो खात, यह दोहा किस कवि का है। इस कवि की यदि हम बात करें तो ये देखिए कवि वाले थोड़े कम ही आते हैं, ये मैंने जो है ना पेपर में से उठाए, 1-2 ऐसे आ गए, लेकिन देख लेना इसको। 70वां जो प्रश्न है हमारा, इसका ऑप्शन है ये भी राधा कृष्ण दास का है हमारा ये दोहा भी। ये ऐसी चीज़ें याद नहीं होती, थोड़ी समझ के हम दिमाग में रख सकते हैं। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि में दीक्षित था, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कवि पुष्टि में दीक्षित था, यानी कि पुष्टि संप्रदाय में भी दीक्षित हुआ था भारतेंदु युग का। 71वां
प्रश्न है हमारा, यहाँ पर जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही आएगा। निम्न पंक्तियों को सम्मिलित कीजिए। फिर से मूलन वाली आ गई हमारी, 1 में 4 प्रश्न आगे। राधा चरण गोस्वामी जो है उनकी रचना, यहाँ पर सबकी रचनाएं मिलानी है आपको, आप देखिए और मिलाइए इनको। इनका आंसर दे देती हूँ क्योंकि फिर समय नहीं तो अधिक हो जाएगा हमारा। इसका आंसर जो है हमारा रहेगा बी। उसके बाद है अगला 34वां, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अनुप्रास की पंक्ति में बहुत बार जिक्र होता है इसका। किसकी है ये? 74वां प्रश्न हमारा ए भारतेंदु जी की है ये हमारी। उसके बाद 75वां प्रश्न, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु काल की है, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी प्रवृत्ति है जो भारतेंदु के समय की भाषा में लाक्षणिकता समस्या पूर्ति, भारतेंदु जी की संस्कृत वर्ण व्रतों का वर्णन, कौन सी चीज इसमें है? 75वां प्रश्न जो है हमारा, इसमें समस्या पूर्ति, उस समय की वर्तमान समस्या को उठाया गया था। भारतेंदु की समस्या ये है। यहाँ पर भारतेंदु जी की विचारधारा जो है, भारतेंदु जी आगे जो है ये छोड़ दिया चाहिए, इसको ऐसे ही पढ़ा रहे तो भी भारतेंदु जी तो नहीं है। उसके बाद है हमारा, यह व्याधि तबई बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। तो यहाँ पर जो है ये हमारे किस कवि की पंक्ति है ये भी पूछा गया है यहाँ पे। 76वां प्रश्न हमारा, तो इसका उत्तर जो है हमारा रहेगा क्या? प्रताप नारायण मिश्र की है। चुटीली बातें लिखते थे प्रताप नारायण मिश्र, ये भी एक चुटीली सी बात लिखी है उन्होंने। समस्या पूर्ति सर्वस्व नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये ग्रंथ जो है भारतेंदु समय का है। तो इसका उत्तर जो है हमारा अंबिका दत्त व्यास है, भारतेंदु का मंडल। प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 78 है। 78 के जो है हमारे फिर से सूची से मूल्य आ गया है यहाँ पे। अब इसमें जो है 4 प्रश्न एक प्रश्न में होते हैं हमारे, यहाँ पर हमें सूचियों को मिलाना है। क्या है? आगे तो हमारे काल दिए हुए हैं और इधर हमारे कवि दिए। सनंद हीरानंद जिसका नाम अज्ञेय था, किसके हैं? तो आपको ध्यान होगा इनका नाम जो है प्रयोगवाद से जुड़ा हुआ है। पंत जो है पंत प्रसाद निराला महादेवी छायावाद के हैं। और उसके बाद हमारे जो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के हैं। तो अब इस आधार पे अगर हम इसको पूरे प्रश्न को लेते हैं तो हमारा इसका उत्तर जो है 78 का उत्तर आता है हमारा। क्या आएगा? मैंने अभी सारे जो मिलाए हैं उस आधार पर हमारा इसका उत्तर आ जाएगा डी। उसके बाद हमारा अगला है 79, शकुंतला नाटक के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता का नाम, शकुंतला नाटक हिंदी में किसने लिखा था? वैसे तो कालिदास जी का था, तो हिंदी रूपांतरण राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। इसका 79 का हमारा आ जाएगा बी। उसके बाद 80% यहाँ किसी कारण से मिस हो गया है हमारा। 80% देख लीजिए, 81 आगे इसके और बढ़ा दिया जाएगा, नंबरिंग गलत होगी थी बीच में। नीति विनोद के रचयिता का नाम, यानी कि नीति विनोद किसने लिखी थी? इनके रचयिता का नाम है गोविंद गिल्ला भाई। उसके बाद है हमारा, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ जान पड़ता था। भारतेंदु के युग के कवियों के विषय में यह टिप्पणी किसकी है? यानी कि वह पुराने और नए को जोड़ इस प्रकार करते थे कि जो है ना इस ढंग से करते थे कहीं से जोड़ जान पड़ता था, यानी कि दोनों जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हो। इसका मतलब ये है इस पंक्ति का। अब ये किसने लिखी थी, किसने कही थी? 82वें का जो है हमारा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कही हुई बात है। उसके बाद 12मासा के रचयिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 12मासा कई बार आ जाती है। 12मासा के रचयिता कौन थे? 83वां प्रश्न है हमारा। इसके रचयिता थे राधा कृष्ण दास 12मासा के। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर भी भारतेंदु युगीन थे। 84वां प्रश्न, इनके जो है काव्य गुरु इनमें से कौन थे? नवनीत चतुर्वेदी भारतेंदु हरिश्चंद्र रामकृष्ण वर्मा हरिओ। 84वां प्रश्न जो है हमारा, इसका उत्तर है नवनीत चतुर्वेदी आएगा हमारा। उसके बाद है हमारा 85वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार इनमें से कौन थे? मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार कौन थे इनमें से? 85वां प्रश्न हमारा, तो ठाकुर जगमोहन, जैसे नाम से भी पता लग रहा है ये भी भारतेंदु युगीन थे, भारतेंदु जी के बहुत अच्छे मित्र थे। हो होरी किसकी काव्य कृति है? अगर आपने भारतेंदु जी को पढ़ा होगा तो उस समय के लेखकों की है यहाँ पे, तो अंबिका दत्त व्यास का नाम आता है इस रचना के साथ, हो होरी। उसके बाद लोकोक्तिस्तक के रचयिता कवि का नाम बताइए क्या है? लोकोक्तिस्तक किसने लिखी थी? प्रश्न नंबर 87वां है हमारा। 87 का उत्तर है 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी। प्रश्न नंबर है हमारा 88, कानपुर के रसिक समाज में किस कवि का संबंध था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 88वां हमारा।
इसका उत्तर हमारा आएगा रसिक समाज से प्रताप नारायण मिश्र का संबंध था। ऋतु संहार एवं मेघदूत का ब्रज भाषा काव्य में किसने अनुवाद किया था? 89वां प्रश्न है हमारा, इसका उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह ने किया था इसका ब्रज भाषा काव्य में अनुवाद संस्कृत से। उसके बाद है नागरी नीरद नामक साप्ताहिकी पत्र के संपादक कौन थे, यानी कि नाग नीरद किसने लिखी थी? 90वां प्रश्न है हमारा, बद्रीनारायण प्रेम चौधरी, ये भी भारतेंदु कालीन थे। उसके बाद 91वां आता है, हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का जागरण किस आलोचक ने माना है? 91वां प्रश्न हमारा, इसका उत्तर है डॉक्टर रामविलास वर्मा जो है हमारे, डॉक्टर रामविलास वर्मा नहीं है भाई, डॉक्टर रामविलास शर्मा है यहाँ पे। उसके बाद अगला है हमारा, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी काव्य कृतियाँ की, यानी कि भारतेंदु जी ने कुल कितनी काव्य कृति लिखी? तो इसका उत्तर जो है हमारा 92 का आ जाएगा सी। 70 के लगभग उनकी काव्य रचनाएं थी। बकरी, होली जो है ना, कई नामों से उनके निबंध और उनकी काव्य रचनाएं भी है, निबंध भी है, गद्य उन्होंने लिखा, पद्य लिखा, सब कुछ लिखा उन्होंने। कौन सा हिंद कवि उपनाम से उर्दू में लिखता था? उपनाम कई पहले जो है ना एक चलन था एक काव्य में कि जो है ना बहुत सारे हिंद कवि थे, हिंदी के कवि थे जो उर्दू में भी लिखते थे और अलग नामों से लिखते थे। जो है ना यहाँ भारतेंदु श्रीधर पाठक अंबिका दत्त गप कवि नाम के लिखते थे। उसका बाद है अगला हमारा 94वां प्रश्न, 94 का उत्तर है हमारा, बिहारी के दोहों का कुंडलियों में विस्तार इनमें से किस कवि ने किया? अंबिका दत्त व्यास का अगर हम नाम ले तो वो बिहारी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने किया अंबिका दत्त व्यास। दूसरा है कुब्जा 25 किस कवि की रचना है? ये इंपॉर्टेंट रचना है, इसको अच्छे से याद करोगे आप। 95वां प्रश्न है हमारा, इसकी है नवनीत चतुर्वेदी की है। रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने लिखी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ किसने लिखी? उत्तर डॉक्टर राधा कृष्ण दास आएगा हमारा। उसके बाद किस पत्रिका का नाम बदलकर हरीश चंद्रिका कर दिया गया था? यानी कि हरीश चंद्र मैगजीन जो थी उसका नाम हरीश चंद्रिका कर दिया था। सी, ये पढ़ाया था मैंने आपको, आपने पढ़ा होगा पहले। उसके बाद हमारा 98वां है, 1857 की राज्य क्रांति का नेतृत्व किस सिपाही ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न हमारा। 98 का मंगल पांडे ने किया था, शुरुआत आपको याद हो तो वहाँ से हुई थी। इनमें से कौन सा लेखक का निवासी था? कौन सा लेखक, इनमें से कौन सा लेखक का निवासी था? यहाँ कट गया है हमारा कुछ, का निवासी मतलब कहाँ का निवासी था। 99वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पे अब कोई भी स्थान का नाम आए तो बात बने, तो इस प्रश्न को हम 99 के चक्कर में डाल देते हैं, इसको डाउटफुल छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे भी ध्यान नहीं है किस प्रश्न के बारे में पूछा गया है। उसके बाद हम 100वां प्रश्न लेते हैं, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन सा कार्यरत था? यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था? प्रश्न नंबर 100 का जो है हमारा यहाँ पे है लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, सदासुख लाल, जॉर्ज ग्रियर्सन। कार्यरत था, यहाँ पर तो ये प्रश्न हमारा गलत हो गया, कार्यरत नहीं था आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ए बी और डी थे और एक नहीं है यहाँ पे इंशाअल्लाह खां, तो यहाँ पर आप ना कार्यरत नहीं था कर लेना इसको, ये प्रश्न थोड़ा गलत है। सदासुख लाल आएगा यहाँ पे इनका पूरा नाम। तो ये बाकी सारे थे, ये थे, एक नहीं थे। उसके बाद है अगला हमारा, निम्न नाटकों को आरोही रचना क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही समझते हो आप, यानी कि आरोही पहले कौन सा बाद में कौन सा, ऐसे हमें करना है। तो थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है। इसका उत्तर जो है ना हमारा, ये सारे एक ही समय के लिखे हुए हैं। अंधेर नगरी, अजात शत्रु, आषाढ़ का दिन, कल्पतरु। सबसे नई रचना तो इनमें कल्पतरु है, तो इसलिए सबसे नई यही बार रखी हुई है, तो इसका मतलब हमारा इसका 101 का उत्तर आएगा बी। अगर हमें एक भी रचना का ठीक से पता है वो इस प्रकार रखी जाए, मैंने बाकी रचनाएं तो देखी नहीं यहाँ पे कौन कब की है, लेकिन मुझे पता है कल्पतरु बाद की लिखी हुई है, तो हमारा इसका उत्तर बी आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अपनी ये 100 नंबर की सीरीज संपन्न हुई। इसका संबंध आधुनिक काल से था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। देखिए, समझिए और पूरी वीडियो को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर समझने को मिलेंगे। फिर भी कोई समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।